हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है, मॉर्निंग न्यूज आप लोग बोल सकते हो एक तरीके से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मार्केटिंग डिवीजन में वैकेंसी आ चुकी है, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, आईटीआई स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है। तो यहाँ पे काफी सारे डाउट आप लोगों के होंगे, बिकॉज देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी बढ़िया है, साथ ही साथ अदर स्टेट में जो है वैकेंसी निकाला है, तो कहां से अप्लाई करें, क्या हम अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, रिजर्वेशन क्या होगा, हायर क्वालिफिकेशन का बेसिकली क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एक्सपीरियंस का क्या होगा। तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो, कोई भी सवाल आप लोगों का नहीं छूटने वाला है। साथ ही साथ आप अपने फॉर्म फिलअप में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। नहीं तो होता क्या है, सर मैंने तो पुराना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया या ये मिस्टेक हो गया, तो वो सवाल मेरे पास एटलीस्ट ना आए। उसके लिए बस मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ऑल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई भी अदर वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से आपकी वैकेंसी को निकाला है। 1 फरवरी 2025 यानी कि आज की डेट में आप लोगों का यहां पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। यहां पर आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, IOCL/MKTG/RAC/2025। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की वैकेंसी है, जैसे कि इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी क्लियर किया था। यहां पर ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट को इन्होंने ओपन किया है। आपकी वैकेंसी परमानेंट बेसिस पर होने वाली है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के अंतर्गत वैकेंसी को ओपन किया है। दूसरी वैकेंसी जो है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो फिजिकल हैंडिकैप्ड पर्सन है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनके लिए यहां पर वैकेंसी को निकाला है। तो उनके लिए भी यहां पर रिजर्व्ड वैकेंसी है, साथ ही साथ ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट भी यहां पर निकाला हुआ है। यदि हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो सभी लोग इससे बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं। अब यहां पे आते हैं हम लोग पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो। यहां पे देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो पोस्ट है हमारी वो है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की। यहां पर पे स्केल की बात करें, स्टार्टिंग जो बेसिक आपका होगा वो 23,000 से लेके 78,000 का आपका पे स्केल होगा। यहां पे स्टार्टिंग बेसिक 23,000 होगा, तो यानी स्टार्टिंग बेसिक 23,000 है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी जो सैलरी होगी वो समवेयर अराउंड 40,000 के आसपास बनेगी। यदि हम सारे अलाउंसेस को ऐड कर लें, लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो यहां पे लगभग 40,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती हुई दिखेगी। तो काफी बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर भी है, परमानेंट वैकेंसी है। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, जूनियर ऑपरेटर की जो पोस्ट है, काफी सारे पोस्ट कोड मिल जाता है। यहां पे 101 से लेके आपका जो पोस्ट कोड है वो 123 तक है। यहां पे अलग अलग स्टेट में आपको वैकेंसी देखने को मिलती है, जैसे कि जूनियर ऑपरेटर हरियाणा में टोटल 2 पोस्ट हैं, जूनियर ऑपरेटर हिमाचल प्रदेश में 4 पोस्ट हैं, जूनियर ऑपरेटर जम्मू एंड कश्मीर में 1 पोस्ट है, जूनियर ऑपरेटर लद्दाख में यहां पर 6 पोस्ट है, पंजाब में 12 पोस्ट है, राजस्थान में 6 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 45 पोस्ट है, उत्तराखंड में 8 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 3 पोस्ट है, असम में 10 पोस्ट है, बिहार में 9 पोस्ट है, नागालैंड में 7 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 2 है। तो इस प्रकार यहां पे देखोगे मध्य प्रदेश में 21, महाराष्ट्र में 21। अब सवाल ये आता है, क्या सर मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश में फॉर्म को डाल सकता हूं? सबसे पहला सवाल वाजिब है, क्योंकि भाई जहां नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं वहां जाने का ट्राई हो रहा होगा, या फिर आपको लग रहा होगा कि मेरे स्टेट में तो काफी कम वैकेंसी है, मैं वहां पे अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ आपके स्टेट वाइज बनेगी। जैसे कि यदि आप मध्य प्रदेश में अप्लाई करते हो तो केवल मध्य प्रदेश में जिन कैंडिडेट ने अपने फॉर्म को अप्लाई किया है, केवल वही कैंडिडेट की यहां पर मेरिट बनने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि आप जिस स्टेट में अप्लाई करोगे आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होने वाली है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। आप बिल्कुल, ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करने के लिए फ्री हो, यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह चीज क्लियर हो जाना चाहिए। यहां पे बाकी रिजर्व्ड वैकेंसी देख सकते हो कि यदि 21 पोस्ट टोटल है तो कितनी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एंड ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की कितनी वैकेंसी यहां
यहां पे निकाला हुआ है। अब यहां पर नोट में इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये जो टोटल वैकेंसी है, जहां पे जूनियर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी ग्रुप डी कैटेगरी पोजीशन के अंतर्गत बेसिकली आती है, जहां पर एप्लीकेबल होंगे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एवं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे आपकी डे बाय डे ड्यूटी लगेगी, टेक्निकल एक्टिविटीज आप लोगों को करनी पड़ेंगी, शिफ्ट चेंज होगा, आपको फैक्ट्री लोकेशन में भेजा जाएगा, इंस्टॉलेशन ऑफ मार्केटिंग डिवीजन में आपकी पोस्टिंग करी जाएगी, आपकी मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट लगाई जाएगी। इसीलिए यहां पे जो फिजिकल हैंडिकैप्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनको इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं किया है, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकाला हुआ है। तो जो ऊपर पोस्ट है वहां पर कोई भी पीडब्ल्यूबीडी वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिएगा नेम नंबर ऑफ पोजीशन रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो यहां पर आप देखोगे जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए नॉर्दर्न रीजन में 11 पोस्ट है, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट यहां पर ईस्टर्न रीजन में 4 पोस्ट है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की पोस्ट है एंड यहां पे जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। ये जो वैकेंसी है वो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। पीडब्ल्यूबीडी पोजीशन विद सब कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहां पर दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूबीडी में कौन कौन सी कैटेगरी में यहां पर वैकेंसी है, तो वो यहां पे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करोगे तो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। यदि 40% से कम है तो आप लोग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में एलिजिबल नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब गाइस बात आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा जिससे कि आप समझ सको क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की। चाहे आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड 101 से लेके 123 तक, यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबसे पहले 10th क्लास पास होना चाहिए आपकी एंड 2 ईयर का आईटीआई पास इन द स्पेसिफिक आईटीआई ट्रेड। यहां पर आईटीआई ट्रेड कौन कौन सी एलिजिबल है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईएसएम। तो यहां पे ये जो 10 ट्रेड दी हुई हैं, केवल इन 10 ट्रेड के छात्र ही एलिजिबल हैं। ध्यान रहे कोई अदर ट्रेड से यदि आपने आईटीआई की है, जैसे कि टर्नर से आईटीआई किया है या फिर कोई इस ट्रेड के अलावा अदर ट्रेड वाले कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चीज क्लियर हुई कि आपके पास में बेसिकली आईटीआई होना चाहिए 2 ईयर का 10th के बाद में इन ट्रेड से। चाहे आपका आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इशू हो या एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से, जरूरी नहीं है कि ओनली एनसीबीटी से आपकी आईटीआई हो, एससीबीटी से है जब भी एलिजिबल किया है। लेकिन उसके साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है 1 ईयर का, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है। अब ये किस किस का वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, क्या चीज लगाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है वो आपका हो सकता है इन अ फैक्ट्री का हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपका एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा यदि आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है। उस केस में ध्यान रखिएगा प्रॉपर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू यदि आपके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, तो आप वो एक्सपीरियंस के तौर पे उसको क्लेम कर सकते हो। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्होंने क्लियर किया है कि यदि आपने कहीं पर ट्रेनिंग किया हुआ है किसी कंपनी में, तो वहां पे ट्रेनिंग के तौर पर यदि किसी कंपनी में आपने वर्क किया है वो एज अ एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर है। अप्रेंटिस आपका एज अ एक्सपीरियंस काउंट कर रहे हैं ये लोग, या फिर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी वर्क किया है उसको भी एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। केवल 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट यहां पर किया हुआ है जूनियर ऑपरेटर में। तो मुझे उम्मीद है कि जूनियर ऑपरेटर का
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन क्लियर कर देता हूं, 10th क्लास पास होना चाहिए, आईटीआई एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी हो, इन ट्रेड से होना चाहिए, साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया है तब भी एलिजिबल हो, क्योंकि अप्रेंटिस को एज अ एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यदि हम लोग नेक्स्ट देखें, जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की यदि बात करें, जो कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर पाएंगे इन पोस्ट में, हायर सेकेंडरी विथ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स के साथ में कंप्लीट है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करें, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन से किया है, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पर मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली इनसे मांगा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यह चीज यहां पे क्लियर हो गई कि किस किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, आईटीआई इन ट्रेड्स एस स्पेसिफाइड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव पोस्ट एबव विल ओनली, यानी कि जो ट्रेड दी हुई है, इन्होंने स्पेसिफाइड ट्रेड दी हुई है, 10 ट्रेड दी हुई है, केवल उन्हीं ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपने किसी अदर देन ट्रेड से आईटीआई की है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्लियर होना चाहिए यहां पे अगेन बेसिकली इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि जो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको यहां पे जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन यानी कि जिन्होंने 10th किया, 10th के बाद में आईटीआई की, और आईटीआई के बाद में यदि उन्होंने बीटेक कर लिया है तो वो लोग यहां पे एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यदि 10th आईटीआई और डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा को उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन में कंसीडर्ड नहीं किया है। जैसे कि यहां पर बेसिकली बोल रहे हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है, बी आपने किया हुआ है, या फिर बीटेक किया हुआ है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए किया हुआ है, सीए किया हुआ है, या फिर आपने आईसीडब्ल्यूए किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, या फिर सीएमए किया हुआ है, बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी किया हुआ है, ये सभी किया हुआ है, तो ये हायर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे, तो आपको सेल नॉट बी एलिजिबल, आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने नीचे यहां पर यह भी क्लियर किया है, बाय द वे यदि आप हायर क्वालिफिकेशन को छुपा लेते हैं अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय, डिपार्टमेंट को किसी भी पॉइंट पर पता चलता है कि आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है, तो आपको जॉब से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह चीज यहां पे क्लियर हो गई। साथ ही साथ यहां पर इन्होंने यह चीज भी क्लियर करी हुई है कि जिन्होंने एमए, एमकॉम, एमएससी किया है उनको बेसिकली कंसीडर्ड किया जाएगा, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए, बट मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल करना होगा, लेकिन वो ओनली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है यहां पर, जैसे कि यहां पे इन्होंने ये चीज बेसिकली क्लियर की हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बस ध्यान रखना है, हायर क्वालिफिकेशन वालों को एलिजिबल नहीं किया है। हायर क्वालिफिकेशन का मतलब समझ रहे हैं, कोई कैंडिडेट है उसने आईटीआई किया, आईटीआई के बाद में उसने यदि बीटेक कर लिया है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो हायर क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीजों को समझते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्क एक्सपीरियंस को समझना बेहद जरूरी है कि वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं जिसको वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में सबसे पहले आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे सकते हो, जैसे कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम किए हो, कंपनी में काम किए हो, यदि वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। कॉपी ऑफ ऑफर लेटर, ऑफर लेटर मतलब जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है वो भी आप जो है मेंशन कर सकते हो अपने ज्वाइनिंग लेटर को एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। लेकिन ध्यान रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहां पर आपके जॉब का ड्यूरेशन होना चाहिए कि आपने उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सर्विस प्रोवाइड करी है, यानी कि वो ड्यूरेशन 1 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए, जो कि उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन होना चाहिए। क्लियर है? यहां पर बोल रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर हो गया, या फिर पे स्लिप्स हो गए, इंक्रीमेंट लेटर यदि आप वहां पे देते हो वो भी वो लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिलीविंग लेटर, यदि आपने कंपनी को छोड़ दिया है इन केस, तो वहां पे रिलीविंग लेटर भी होगा। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें बेसिकली आप लोग
प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। यहां पे ये चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं। एंड साथ साथ में यहां पर वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि यदि आप लोग किसी कंपनी या फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी एजेंसी के थ्रू या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बेसिकली जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका जो कॉन्ट्रैक्टर से आपको बेसिकली पूरा का पूरा एक परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, जहां पे बेसिकली क्लियर सर्टिफिकेट मेंशन करना होगा कि मैंने इस कंपनी में काम किया है, इनके थ्रू किया है और उसका टाइम पीरियड ये है। तो वो भी जो है ये लोग एलिजिबल कर रहे हैं, उसके लिए भी इन्होंने बोला हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, उनके सेल्फ डिक्लेरेशन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि यदि वो लिख के दे देते हैं, खुद सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं कि मैंने यहां पर सर्विस दिया है इस दौरान में, तो आपको एलिजिबल किया जाएगा, आपसे कोई भी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। यह चीज यहां पे क्लियर हो गई। कट ऑफ डेट के बारे में इन्होंने डिक्लेयर किया है, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके 31 जनवरी 2025 से पहले के होना चाहिए। यहां पे इन्होंने ये कट ऑफ डेट बेसिकली दी हुई है। यहां पे रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया हुआ है, जो SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट या फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट को मिलने वाला है, तो यहां पे ये रिजर्वेशन वगैरह आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा गाइस यदि हम लोग जाते हैं एज लिमिट के बारे में, तो आप लोगों की जो एज लिमिट है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम 26 ईयर है। आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पर आप लोग देख सकते हो यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो मैक्सिमम एज लिमिट में 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पर एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हो। कुछ यहां पे कंडीशंस दी हुई है SC ST PWBD कैंडिडेट की, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बेसिकली आपको समझना है। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर रिजर्वेशन के ऊपर ले चलता हूं, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को क्लियर करना है जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने क्लियर किया हुआ है। जो रिजर्वेशन है SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर या फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, EWS कैंडिडेट को बेसिकली मिलने वाला है। यहां पर इन्होंने बेसिकली क्लियर किया हुआ है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी सीट अलग ही रिजर्व्ड है हर एक कैटेगरी में। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 3 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट। यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब? जब आप लोग यहां पे SPTT या CPT दोगे उस कंडीशन में। समझ में आ रहा है? यानी कि जब आप, यदि अभी आपके पास में लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन जब आप लोग SPTT यानी कि आपका रिटन एग्जाम के बाद में स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट दोगे या फिर आप जो सेकंड स्टेज होगा उसको देगे, वहां पर जब आप लोग मेरिट में आ जाओगे उसके बाद में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट का यहां पे बेसिकली नहीं चलने वाला है। कोशिश करिएगा कि अभी आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। जो OBC का यदि बेनिफिट लेना है क्रिमिलियर के अंतर्गत जो कैंडिडेट है वो उनको अनरिजर्व्ड में ही गिना जाएगा, अनरिजर्व्ड का ही सारा मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है आप लोगों का OBC कास्ट सर्टिफिकेट, इंडिया वाला, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, स्टेट वाला नहीं, तो उस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए एज लिमिट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहां पर SC ST PWBD के लिए दिया हुआ है। यहां पर बात आ जाता है सिलेक्शन मैथडोलॉजी। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। यदि हम फॉर्म भी भर देते हैं तो भैया सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेंगी, कैसा पेपर आएगा, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन पेपर था टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट पाइपलाइन डिवीजन में, वहां पर भी हम लोगों ने कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को कराई थी, ITI स्टूडेंट्स को। यहां पर भी जूनियर ऑपरेटर का जो कोर्स है वो आपको स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहां पर सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिएगा कि सिलेबस बेसिकली आपका क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर के लिए, जो कि ITI कैंडिडेट के लिए है। यहां पर जूनियर ऑपरेटर एंड जूनियर अटेंडेंट के लिए यहां पे समझिएगा जो सिलेक्शन मैथडोलॉजी है
है, सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा एंड उसके बाद में स्किल प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट होगा आप लोगों का, जो कि स्किल टेस्ट होगा आपका जूनियर ऑपरेटर के लिए, तो वही उसके बारे में बताया है और वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, वो कैसे होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि 2 स्टेज में होने वाला है, पहले कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट, इस तरीके से समझते हो। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की यदि बात करें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड उसके बाद में इनका सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि इसके अंतर्गत इनको एक्सेल की नॉलेज, एमएस वर्ड की नॉलेज या टाइपिंग की नॉलेज बेसिकली होना चाहिए। एंड यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को थोड़ा सा समझिएगा, जो सीबीटी होगा उसमें आपका क्या कुछ रहेगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे सीबीटी में आप लोगों के ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, वहां पे आप लोगों को एक ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए जो समय दिया जाएगा वो 120 मिनट का समय दिया जाएगा। आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जूनियर ऑपरेटर की यदि हम लोग बात करें पर्टिकुलर सिलेबस की, तो यहां पे जो सीबीटी है वो किस प्रकार का होगा, सीबीटी को 2 सेक्शन में ये डिवाइड करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे। जो प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल साइंस है इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसके अंतर्गत जो होगा वो हमारी जो ट्रेड थ्योरी होती है, जैसे कि चाहे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वो सभी का जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि सेफ्टी हो गया या कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए या मार्किंग हो गई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वहां किसी भी डोमेन में पर्टिकुलर डीपली नहीं जाएगा। लेकिन आपका जो साइंस बोल रहे हैं ना, यहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये जो जनरल साइंस बोल रहा है यहां से आपका WCS उठा लेता है, जो कि इन सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कॉमन बेसिकली होता है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 50 मार्क्स। यदि 50 मार्क्स के पोर्शन को कवर कर रहे हो, एक नॉर्मल आपको थ्योरी तो क्लियर होगा ही, जो बेसिक चैप्टर्स है, लेकिन उसके अलावा WCS से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सेक्शन बी में भी 50 प्रश्न होंगे। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आ रहे होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। तो यहां पे समझ सकते हो कि 20 क्वेश्चन आपके मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे होंगे। इस प्रकार जो सीबीटी एग्जाम है उसमें आपके 100 प्रश्न शामिल होंगे। तो 50 प्रश्न तो आपके हैं भैया प्रोफेशनल नॉलेज से, यानी कि जो डोमेन से हैं। अब डोमेन का मतलब ये नहीं है, अब ये मत समझ लेना कि सर मुझे इलेक्ट्रीशियन भी पूरा पढ़ना है, फिटर भी पूरा पढ़ना है, मशीनिस्ट भी पूरा पढ़ना है, तो वहां पे इन डेप्थ नहीं आता है। जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं केवल उनको आता है। यदि आप बोलते हो तो इसकी डिटेल्स टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। अब यहां पे समझिएगा, जो लोग इसी के आधार पर जो है सिलेक्ट किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, एसपीपीटी के लिए, यहां पे एवरी कैंडिडेट ध्यान दे कि जो मिनिमम स्कोर है वो 35% है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ए सेक्शन और बी सेक्शन होगा। ए सेक्शन में 50 प्रश्न होंगे जो कि आपके डोमेन यानी कि स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होंगे, और डोमेन बी में नॉन टेक्निकल 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो दोनों ही पोर्शन में क्वालिफाई होना जरूरी है। यहां पर भी 35% मार्क्स लाना जरूरी है और यहां पर भी 35% मार्क्स लाना जरूरी है, जब आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे तो आप लोग 50 मार्क्स लेके आ गए 50 में से, लेकिन यहां पे आपके 10 ही मार्क्स आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस कंडीशन में ध्यान है ना, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ पूरे के पूरे ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल 40% मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 100, यानी कि 40 क्वेश्चन तो आपके करेक्ट होने चाहिए टोटल में से। साथ ही साथ यहां
पर भी 35% होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है। यहां पर SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है हर एक मिनिमम जो परसेंटेज क्वालिफिकेशन है उसमें। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है। हालांकि आप 35% मार्क्स ले भी आते हो फिर भी आपका काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो भाई मेरिट बनेगी, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वही तो जाएगा सेकंड स्टेज में। तो यहां पे क्वालिफाई की तो बात ही नहीं आती है, हमको तो भाई हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है। जब तो हम लोग सिलेक्ट होंगे तो यहां पे इसका तो टेंशन छोड़ ही दो, जो लोग क्वालिफाई की बात कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया हमारा। उसके बाद में थोड़ा सा आगे समझते हैं। यदि नेक्स्ट बात करें जूनियर अटेंडेंट पोस्ट की, जूनियर अटेंडेंट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग रहेगा, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार बेसिकली रहेगा। और जो हमारा SPPT टेस्ट होगा वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है। यहां पर भी सेम है 35%, चूंकि एक ही सेक्शन है, यहां पे सेक्शन तो है नहीं है जूनियर अटेंडेंट में, आपके एक ही सेक्शन में पूछा है तो 35% क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने बेसिकली रखे हुए हैं। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की बात करें, यहां पर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में CPT टेस्ट होगा इन लोगों का, राइट। तो वो सारी चीजें अब यहां पे हम लोग समझते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं है। CBT एग्जाम का कहां पे होगा, डेट टाइम 10 दिन पहले आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो आप स्पेशल टेक्नो से जुड़े हैं तो डे बाय डे अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब यहां पे स्किल टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं या CPT टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि वो आपका कैसा होगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए जो स्किल टेस्ट है, सबसे पहले जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की यदि बात करें, यहां पे बोला है एज वेल एज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट, दोनों के लिए बात की जा रही है। यहां पे बोला है कि जो आपका स्किल टेस्ट बेसिकली होगा वहां पे क्या होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन अ कमेटी ऑन अ स्पेसिफाइड डेट एंड वेन्यू। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें आपको पर्टिकुलर एक डेट एंड वेन्यू मिलेगा। जब आप लोग शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे आपको बुलाया जाएगा, कमेटी डिक्लेयर करेगी कि आप फिट हो या फिर अनफिट हो, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। यहां पे यदि मैं बात करूं स्पेशली जो आपका जूनियर ऑपरेटर पोस्ट है उसके लिए, उसमें आप लोगों से पर्टिकुलर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का अनुभव लिया जाएगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर नहीं। हो सकता है आपके ट्रेड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ ले वो कमेटी, हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ ले, या फिर कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ ले कुछ इस तरीके का, या फिर पर्टिकुलर कोई जॉब देके आपको जॉब भी बनवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का बेसिकली आप लोगों का रहने वाला है। तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट आप ये मान के चलो 99% कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाते हैं, कोई दिक्कत आपकी आती नहीं है। अब बात आती है यहां पे जो बिजनेस असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी यहां पे नॉलेज होना चाहिए MS वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, वो सारी कुछ। यहां पे उनको मिनिमम 20 कमांड जो है करेक्ट होने चाहिए, या फिर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ 25 मिनट ईच एंड टोटल 3 टेस्ट यहां पे होगा, 30 कमांड यहां पे करेक्ट होने चाहिए। एंड यहां पे कुछ टाइपिंग आइपिंग टेस्ट भी यहां पे ये लोग लेने वाले हैं, तो इसके बारे में भी इन्होंने यहां पे क्लियर किया है। जो लोग अप्लाई करेंगे किस पोस्ट के लिए, यहां पे बेसिकली बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, उनकी यहां पे बात कर रहा हूं। अब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 1/3 के रेशो में बेसिकली होंगे, यानी कि आपने CBT टेस्ट दिया, CBT टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जैसे कि जूनियर ऑपरेटर में लगभग 200 पोस्ट हैं, 216 पोस्ट हैं, इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 600 कैंडिडेट लगभग में आपके स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि आपको इन 600 कैंडिडेट में आना है। और उसके बाद में जो आपका स्किल टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है, फिट और अनफिट वाला है। तो यदि आप वहां पर फिट हो जाते हो तो फिर से आपके फाइनल जो CBT एग्जाम है उसके मार्क्स के बिहाफ पर आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। एक प्री मेडिकल टेस्ट होगा, यहां पे प्री मेडिकल टेस्ट भी सिंपल रहता है, उतना कुछ घबराने की बात है नहीं है। तो प्री मेडिकल टेस्ट के बाद में आपको जो है फाइनली जो है मेरिट बना दी जाएगी, वहां पे आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। यहां पे आप लोगों को सारे क्या क्या अलाउंसेस वगैरह दिया जाएंगे उसके बारे में क्लियर किया है। एज पर गवर्नमेंट रूल सारे अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, तो उस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब बात आ जाती है हाउ टू अप्लाई। भाई अप्लाई कैसे करना है, समझ लिया सारी चीज, सर मैं एलिजिबल हूं, मैं तैयारी भी कर लूंगा। अप्लाई कब कब करना है, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 3 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक अप्लाई होगा।
सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने से पहले ध्यान रहे क्या क्या चीजें, आपको फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी, इस साइज का सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी विथ ब्लैक इंक, आपका ब्लैक इंक होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का आपको जरूरत होगा जो कि व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपको ये जो लिखा है उसको अपनी राइटिंग में लिखना होगा। तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ये अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले ये चीज आपको तैयार करके रखना है। यदि आप बोलोगे हाउ टू अप्लाई का वीडियो भी बना देंगे भी आपके लिए, जिससे कि आप लोग प्रॉपर अप्लाई कर सको। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहां से जाके जैसे ही डेट आती है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा, वहां से आप लोग अप्लाई यहां पे कर सकोगे। पूरा का पूरा स्टेप दिया हुआ है, सिंपल स्टेप कैसे आपको पेमेंट करना है। गाइस पेमेंट ऑफ फी की भी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो जो आपका एप्लीकेशन फी है वो 300 रुपीज बेसिकली लगने वाला है। साथ ही साथ जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे डॉक्यूमेंट स्कैन के बारे में क्लियर किया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देख के अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ यहां पे यदि हम लोग बात करें कहां कहां पे आपका CBT एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर कहां पर होंगे उसको समझिएगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो 30 एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। विशाखापट्टनम में, गुवाहाटी है, यहां पे लगभग पटना, रायपुर, दिल्ली, बड़ोदरा, अंबाला, रांची, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, तो बहुत जगह आपके एग्जाम सेंटर है। जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, तो सभी जगह एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एग्जाम सेंटर को चूज करना होगा, वो एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। प्रेफरेंस दे सकते हो 3 या 5, ये लोग जितने भी प्रेफरेंस लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस दी गई हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि काफी कॉमन है। कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। जैसा कि हमने देखा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म 3 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 23 फरवरी तक चलेंगे। यहां पर यदि बात करें टेंटेटिव मंथ फॉर इशू, एडमिट कार्ड का भी इशू होगा मार्च या अप्रैल में इशू हो जाएगा। आपका जो टेंटेटिव मंथ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अप्रैल 2025 में हो जाएगा। एंड यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है लाइकली शेड्यूल्ड फॉर पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रिजल्ट कब आएगा आपका? अप्रैल एंड मई में ही रिजल्ट आ जाएगा। तो काफी फास्ट प्रोसेस ये लोग रखते हैं। और ध्यान रखिएगा IOCL भैया ऐसा है, जो बोल दिया ना डेट सो बोल दिया, उससे पीछे नहीं हटता, वादे से मैं मुकरता नहीं वाली कहानी है। ये जो टेंटेटिव डेट देते हैं वहां पे अपना पेपर करा ही लेते हैं। तो आपके पास में जो समय है ना, वो ये मान के चलो, इन्होंने बोला है कि हम लोग अप्रैल 2025 में आपका एग्जाम ले लेंगे। तो फरवरी और मार्च 2 महीने का समय है, 2.5 महीने का समय मान के चलिए, केवल इतना समय आपको मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। क्लियर है? सो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट है IOCL का टेस्ट सीरीज स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोर्सेस भी काफी जल्दी जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आप लोग जाके IOCL के कोर्स एंड टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हो जूनियर ऑपरेटर के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।